सबसे पहले बात लोकसभा की, क्योंकि आज लोकसभा में विपक्ष के भारी हंगामे के बीच पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल 2026 को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। नीट परीक्षा विवाद और छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच सरकार की तरफ से लाए गए इस कानून का असल मकसद पेपर लीक, नकल और ऑर्गेनाइज्ड पेपर क्राइम के माफियाओं पर लगाम लगाना है। लेकिन इस बिल का लोकसभा में लाना और फिर पास करवाना इतना भी आसान नहीं था। पहले विपक्ष इस बिल पर चर्चा के लिए तैयार नहीं था और जब चर्चा हुई तो बीच बीच में हंगामे के हालात भी बनते नजर आए। हालांकि ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि तमाम मतभेदों के बावजूद मिलजुल कर लोगों के हित में फैसले लिए जाते हैं और आज लोकसभा में एक बार फिर से यही तस्वीर दिखी। और वैसे भी हम कहते हैं ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। लोकसभा में बिल पास हो जाने के बाद अब इसे राज्यसभा में भेजा जाएगा। अब थोड़ा सा आपको जरा पीछे लिए चलते हैं। सोमवार को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने संसद में बिल टेबल किया। उस वक्त संसद में जोरदार तरीके से ऑपोजिशन की तरफ से हंगामा हुआ और उसके बाद लोकसभा स्पीकर ने सभी पार्टियों के सांसदों से बातचीत करते हुए एक सार्थक चर्चा की अपील की और उनकी ये कोशिश रंग भी लाई और फिर विपक्ष चर्चा के लिए तैयार हो गया और इसका असर मंगलवार को नजर आया। दोपहर करीब 2 बजे से इस बिल पर चर्चा की शुरुआत हुई। करीब 11.5 घंटे तक सदन में बिल पर बहस चली और इस बार भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसकी शुरुआत की और विपक्ष की तरफ से गौरव गोगोई, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव जैसे सांसदों ने सरकार को घेरना शुरू किया। लेकिन सरकार की तरफ से उतारी गई सांसदों की टीम ने विपक्षी पार्टी के हर एक अटैक का काउंटर अटैक किया। एंटी पेपर लीक बिल पर सदन में मैराथन बहस चली। इस दौरान संसद के भीतर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खूब गहमागहमी भी दिखी। बहस कई बार मुद्दे से भटकी भी और सियासी पारा भी चढ़ता हुआ नजर आया। फिर ट्रेजरी बेंच ने एंटी पेपर लीक बिल को देश के युवाओं के लिए फायदेमंद बताते हुए उनके भविष्य को सुरक्षित करने की इसके जरिए दलील दी। उन्होंने दावा किया कि इस बिल के पास हो जाने से देश में फैले हुए नकल माफियाओं और सॉल्वर गैंग्स पर शिकंजा कसा जाएगा। लेकिन विपक्ष की तरफ से इस बिल में इंप्रूवमेंट से ज्यादा बहस छात्र आंदोलन को लेकर होती हुई नजर आई। खैर, बिल छात्रों से जुड़ा हुआ बिल था। ऐसे में एनडीए सरकार ने संसद में बोलने के लिए मंगलवार से लेकर आज तक युवा सांसदों की फौज उतार दी। अब एनडीए के इन युवा सांसदों ने जोर शोर से अपनी बात को हाउस में रखा, जबकि ऑपोजिशन की तरफ से वही पुराने चेहरे बहस के दौरान नजर आए। तो सबसे पहली शुरुआत डॉक्टर जितेंद्र सिंह की तरफ से की गई, जिनकी उम्र 69 साल है। इसके अलावा बासरी स्वराज 42 साल की हैं। टीडीपी के लव कृष्ण देवरालू 43 साल के हैं। शिवसेना के श्रीकांत एकनाथ शिंदे 39 साल के हैं। फिर बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या 35 साल के हैं, माफी चाहूंगी। और एनडीए की तरफ से पक्ष रखने वाले सांसदों की जो औसत उम्र रही वो लगभग 46 साल की रही। अब जरा विपक्ष की तरफ से कौन कौन रहा वो भी देख लेते हैं। यानी जिन युवा सांसदों ने मोर्चा संभाला था उसमें शामिल रहे 43 साल के गौरव गोगोई, 53 साल के अखिलेश यादव, 39 साल के अभिषेक बनर्जी, प्रियंका गांधी, साथ ही राहुल गांधी, सुप्रिया सुले और डिंपल यादव। कि अगर एवरेज एज निकाले तो ये लगभग 51 साल की आती है। यानी कि उम्र के मामले में भी एनडीए सांसद भारी पड़ते हुए नजर आए। तो मैं सदन बंद कर दूंगा।
विधेयक पारित हुआ। Public Examination Prevention of Unfair Means Bill 2024 was enacted in January 24. लेकिन हाल ही के घटनाक्रम के बाद ये इस सरकार की संवेदनशीलता है and openness to accept the inputs and to learn from the experience and also to learn from the advice of the experts के लगा कि इसको और stringent बनाया जाए। इस एक्ट के तहत जो अनअमेंडेड था उसमें भी the offence is cognizable, non-bailable, non-compoundable with stringent punishment. Section 1 of subsection 1 of section 10, person or persons involved in malpractice, सरकार की अवधि थी 3 से 5 साल and fine up to 10 लाख, उसको बढ़ा करके 5 से 10 साल किया गया और जुर्माना 50 लाख तक। लेकिन आज संसद में राहुल गांधी के एक विवादित बयान को लेकर हंगामा शुरू हुआ। उन्होंने आज कुछ ऐसे आरोप लगाए जिसे लेकर बीजेपी की तरफ से उनके आरोपों का सबूत मांगा गया। साथ ही बीजेपी सांसदों ने पुरजोर तरीके से राहुल गांधी से माफी की बात की। उन्होंने कहा कि वो पूरे देश से माफी मांगे क्योंकि उन्होंने सदन में अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है। 3 categories: student, idiot, and andhbhakt who follows the idiot. Now, अभी जो शब्द मैं ये मानता हूं कि राहुल गांधी बहुत तरीके से ऐसा शब्द यूज कर रहे हैं, वो एक स्टूडेंट के नाम से ऐसा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इस्तेमाल तो वही कर रहे हैं ना, राहुल गांधी जी ही कर रहे हैं। वो नाम ले रहा है स्टूडेंट का, स्टूडेंट का नाम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट का नाम से इन्होंने जो शब्द यूज किया है वो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है, और जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और उसको हटा देना चाहिए। हालांकि इसके बाद राहुल गांधी की तरफ से जिस अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल सदन के अंदर किया गया था उसे रिकॉर्ड से एक्सपंज कर दिया गया। लेकिन आज संसद में जिस विवाद की शुरुआत राहुल गांधी की तरफ से हुई उसकी गूंज संसद के बाहर भी सुनाई पड़ी। बीजेपी के सांसद संबित पात्रा की तरफ से राहुल गांधी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हमला बोला गया। उन्होंने राहुल गांधी को घेरते हुए कहा कि उन्हें जेन जी की चिंता नहीं है, बल्कि उन्हें चिंता है जेन जी की, यानी कि जेन गांधी की, जनरेशन गांधी की। हालांकि संबित पात्रा का राहुल गांधी ने जवाब देते हुए कहा कि वो माफी नहीं मांगेंगे। आज राहुल गांधी जी के उस तथ्य को जो अतथ्य है और जो झूठ है, जिसको तथ्य के रूप में पेश करने की कोशिश पार्लियामेंट में की कि स्टूडेंट्स के सदन मार्च, पार्लियामेंट मार्च के ऊपर गोली चलाई गई, इसका खंडन किया जाता है कड़े शब्दों में। आज राहुल गांधी ने कहा स्टूडेंट्स के ऊपर गोली चलाई गई। इसके अलावा मंगलवार को चर्चा के दौरान लोकसभा में एक वाकया और हुआ जिससे नजरअंदाज करना नामुमकिन रहा। कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी ने हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी के एक सदस्य को गोमूत्र विशेषज्ञ कह दिया। उसके बाद सत्ता पक्ष भला कहां पर चुप रहने वाला था, क्योंकि बगैर नाम लिए प्रियंका गांधी ने आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर प्रोफेसर वी कामाकोटी पर निशाना साधा था, जिनकी उपलब्धियों का बखान करते हुए अनुराग ठाकुर ने मोर्चा संभाला। और ऐसे में प्रोफेसर कामाकोटी के योगदान को जानना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन के फील्ड में कई तरीके की रिसर्च की हैं और उन्हें जहां पर प्रियंका गांधी की तरफ से गौमूत्र विशेषज्ञ क्यों कहा गया उसका भी रीजन आपको समझा देते हैं। उन्होंने जनवरी 2025 में गौमूत्र पर एक स्टेटमेंट दिया था। वो सारी बातें उन्होंने चेन्नई में गौशाला में माटू पोंगल कार्यक्रम में कही थी। उन्होंने देसी गाय की नस्ल और जैविक खेती के तरीकों के महत्व पर जोर देते हुए दावा किया था कि गौमूत्र में क्योंकि एंटीबैक्टीरियल और पाचन संबंधी गुण होते हैं, क्वालिटीज होती हैं, और उन्होंने गौमूत्र में एंटी फंगल होने का उसको दावा भी किया था। प्रोफेसर कामाकोटी के इसी दावे को लेकर प्रियंका गांधी हमलावर हुई। लेकिन आरोपों से घिरे प्रोफेसर कामाकोटी के बारे में हम आपको साथ ही ये भी बताएं कि उनकी एकेडमिक और साइंटिफिक अचीवमेंट्स पर किसी को भी गर्व फॉर श्योर होना चाहिए।
आईआईटी मद्रास से कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में एमएस और पीएचडी करने वाले कामकोटी दुनिया के जाने माने कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं। साल 2001 में संस्थान की फैकल्टी में शामिल हुए और फिर जनवरी 2022 में आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर बनाए गए। वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और वीएलएसआई डिजाइन के क्षेत्रों में अपनी एक्सपर्टीज रखते हैं। आईआईटी मद्रास में माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के भी वो जानकार हैं। एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम के प्रमुख और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य भी हैं। प्रोफेसर कामकोटी ने अपने पूरे करियर में 150 से ज्यादा रिसर्च पेपर लिखे हैं और करीब 50 इंडस्ट्री और सरकार की तरफ से फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स का नेतृत्व किया है। उन्होंने उसे लीड किया है। आरबीआई और एनएसए की टेक्नोलॉजी कमिटीज का भी वो हिस्सा हैं। उन्हें कई पुरस्कार मिल चुके हैं, जिसका जिक्र भी मैं आपके सामने कर देती हूँ। उन्हें डीआरडीओ अकादमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा आईईएसए टेक्नो विजनरी अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया। अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी इनोवेशन नेशनल फेलोशिप उन्हें मिली है। एसीसीएस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इसमें प्रमुख है। नई कमेटी में तो एक एक्स आईबी चीफ, एक एक्स आईबी चीफ, एक आईटी कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता जी? मुझे तो लगता था प्रियंका गांधी जी कुछ अच्छा कहेंगी। उन्हें कहा ये गौमूत्र के विशेषज्ञ हैं। तो गांधी परिवार की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो भारत की परंपराओं को ना तो समझते हैं और ना ही समझने का प्रयास करते हैं, बल्कि उनका उपहास उड़ाते हैं। जिन पर दुनिया शोध कर रही है, कांग्रेस उन पर तंज कस रही है। देश के प्रतिष्ठित प्रेस्टिजियस साइंटिस्ट जो भारतीय ज्ञान परंपरा का अध्ययन करना चाह रहे हैं, कांग्रेस उनका मजाक उड़ाती है। दूसरी तरफ आज राज्यसभा में वंदे मातरम बिल को पास कर दिया गया। इस विधेयक का असल मकसद राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान जनगण मन की तरह कानूनी सुरक्षा देना और इसके अपमान को क्रिमिनल ऑफेंस बनाना है। इस बिल का मुख्य प्रावधान क्या है, आप ये भी समझ लीजिए। यानी कि अब से वंदे मातरम का जानबूझकर अपमान करने, इसे गाने से रोकने या इसके गायन में बाधा डालने पर 3 साल तक की सजा या जुर्माना या फिर दोनों को एक साथ लागू करने का प्रावधान किया गया है। 1971 के मूल कानून में अमेंडमेंट करते हुए वंदे मातरम को राष्ट्रगान के बराबर लीगल प्रोटेक्शन दी गई। सरकार की तरफ से नित्यानंद राय ने बिल पर जवाब देते हुए कहा कि यह सिर्फ कानून में अमेंडमेंट नहीं है, बल्कि भारत की आत्मा, नेशनल कॉन्शियसनेस और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों के लिहाज से प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम ने देश के स्वाधीनता संग्राम में संजीवनी का काम किया था। इस दौरान मंत्री ने आरोप लगाया कि वंदे मातरम का विरोध करना तुष्टीकरण की राजनीति को दिखाता है, जो कि राष्ट्र के गौरव को ठेस पहुंचाती है। हालांकि इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे और जेपी नड्डा के बीच तीखी बहस देखने को मिली, क्योंकि जेपी नड्डा ने इतिहास के पन्ने पलटे और जवाहरलाल नेहरू का जिक्र कर दिया, तो खड़गे ने इस पर आपत्ति जाहिर की। बहरहाल इसी बीच आज संसद के दोनों सदनों में 2 बिल पास हुए। एक तरफ बिल लोकसभा में, जो कि छात्रों के भविष्य के लिहाज से महत्वपूर्ण है, तो दूसरा बिल देशभक्ति के जज्बे से भरा हुआ है। एक तरफ लोकसभा से एंटी पेपर लीक बिल पास कर सरकार ने देश के लाखों युवाओं को यह मैसेज दिया है कि उनकी मेहनत पर पानी फेरने वाला कोई भी शिक्षा माफिया बख्शा नहीं जाएगा। तो दूसरी तरफ राज्यसभा में वंदे मातरम बिल को पास करके अब उसे राष्ट्रगान जैसा कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड दे दिया गया। कहा यह जा सकता है कि आज का दिन देश के भविष्य में बड़े बदलाव की तस्वीर पेश करने वाला रहा है।